कैसी हो अमल? कोई जानी पहचानी सी आवाज़ थी जिस पर उसने सूरत से चेहरा घुमाकर पीछे खड़े शख्स को देखा। ऊंचा सा हाशिम से आंखों से मुस्कुराता उसे देख रहा था। तेल लगे कंधों तक आते बालों को उसने दोनों अतराफ से कानों के पीछे उड़स रखा था और अपने मखसूस हुलिये के बरक्स वो आज खासा बेहतर लग रहा था। सफ़ेद कुर्ते पर बादामी शॉल कंधे पर डाले। मैं ठीक हूँ हाशिम भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। देखो सामने हूँ, तुम्हारे पेपर्स हो गए तुम्हारे बीएससी के? उसने बमुश्किल सर हिलाकर मुस्कुराकर जवाब दिया। उसका हाशिम से ताल्लुक़ कभी भी बेतकल्लुफ़ी वाला नहीं रहा था। उसके साथ अजीब गैर आरामदेह सा एहसास अमल को हमेशा घेरता। अभी भी वो अनकम्फर्टेबल ही हुई थी। जी हाशिम भाई, हो गए पेपर्स। आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? आगे तो कुछ भी नहीं, बाबा इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं देंगे पढ़ने की। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। मैंने तो सुन रखा है कि तुम बातें मनवाने के फ़न में ताक हो, फिर मना लो अपने बाबा को। अमल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जी ऐसा ही है, मगर मुझे आगे पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ नहीं, इसलिए वो अगर इजाज़त देते भी तब भी मैं शायद आगे ना पढ़ती। हाँ, अब लग रही हो अमल। कुछ देर बाद उसने बगौर उसका चेहरा देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तकरीब कुछ सुनसान सी है, खाली खाली? वो आसपास गर्दन घुमाकर उसने जैसे किसी को तलाशा तो अमल बेतरह चौंकी। हाशिम ने उसका चौंकना महसूस किया, इसलिए मुस्कुराता हुआ ज़रा करीब आया। क्यों? क्या वो हमेशा तुम्हारी खुशियों को इसी तरह बेमोल नहीं कर दिया करता? इस तरह गैर हाजिर रहकर तुम्हारे मान को ठेस नहीं पहुंचाया करता? अभी भी देखो अपने किसी काम में लगा होगा। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे इंसान के ख्वाब आखिर में तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं देते? अमल जो पत्थर हुई उसकी बातें सुन रही थी आखिर में गड़बड़ाई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। हाशिम को इस सब का कैसे इल्म हुआ? उसका माउस ज़हन कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वली अहमद किसी का नहीं है अमल, तुम भी ख्याल रखो अपना। वो रंग बदलता सांप है, एक इंतहाई खूबसूरत सांप जो मौका मिलते ही तुम्हें डस लेगा। साकित खड़ी अमल फटी फटी निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। और अभी तो वो तुम्हें तकलीफ़ देने वाले बहुत से काम करेगा। अभी तो तुम इस सब का आगाज़ समझो। वो कभी भी अपने मुकर्रर किए अहदाफ से पीछे नहीं हटा करता और वो अभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो अभी भी वही करेगा जो अरसे से करता आया। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? उसने संभल कर अपने सीने पर हाथ बांधे। हाँ, अब वो कुछ कुछ पहले वाली अमल लग रही थी। तने नकूश लिए आगे वाले को सर्द निगाहों से देखती। क्या मतलब? ओ कम ऑन, तुम एक समझदार लड़की हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ये बातें किस पस मंज़र में कर रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता कि आप ये सब बातें किस पस मंज़र में कर रहे हैं। ज़रा इस सारी ज़ुमाइनी बातों को दुरुस्त से आपको सबाक के साथ पेश करें ताकि मैं समझ सकूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाशिम उसके बराहे रास्त से इस अंदाज पर एक पल को ठहर गया। हाँ, तो उसने सिर्फ सुन रखा था कि अमल गुस्से में आगे वाले को सीधा कर दिया करती थी। आज उसका अमली अंदाज भी देख लिया था उसने। लोग सच कहते थे उसके बारे में। क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? हाशिम ने भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में उससे पूछा, मगर वो वैसे ही खड़ी रही हाथ बांधकर। क्या मैंने आपसे कहा मैं उसे पसंद करती हूँ? लेकिन इसका मतलब, क्या मैंने आपसे ऐसा कहा? उसने दरुस्ती से उसकी बात काटकर वही सवाल दोहराया तो हाशिम यकदम रुका। नहीं, फिर कहाँ से सुना आपने ये सब? एक मिनट। उसकी संजीदगी में कोई फ़र्क ना आया। यकीनन इस तरह की खुराफात या तो अपनी अम्मा साहिबा से आपने सुनी होंगी या फिर बहुत अजीज़ जान बहनों से। लेकिन वो क्या है ना हाशिम भाई, कि आप अपने तई बहुत ज़बरदस्त हैं, एक बहुत बाखबर शख्स, मगर अभी आप हमारी ख़ानदानी सियासतों को नहीं जानते। अभी आप इन औरतों की चालों को नहीं समझते। कुछ नहीं पता है आपको हमारे बारे में। एक लम्हे को मुस्कुराकर उसका हवनक चेहरा देखा। हम औरतों को ना एक दूसरे से जलने की बीमारी होती है हाशिम भाई। हम ऊपर से जितना एक दूसरे के गले मिल लें, हंस हंस कर बातें कर लें या फिर एक दूसरे के लिए जान तक छिड़क दें, लेकिन हमारे दिलों से बातें नहीं निकलती। हम हज़ारों शिकवों को समेट कर अपने अंदर रखती हैं और जब कभी मौका मिलता है एक दूसरे को डस लेती हैं। आपकी माँ जी या फिर आपकी बहनों को भी मुझसे कोई पुरानी खार होगी जिसको लेकर उन्होंने मेरे किरदार को जैसे चाहा पेंट कर दिया, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाशिम भाई। उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। अगर वो ऐसी कोई बात मेरे बारे में कर रही हैं तो यकीनन उनकी भी कोई ऐसी कमज़ोरी मेरे हाथ में ज़रूर होगी जिसे अगर मैं चाहूँ तो एक सेकंड में यहाँ से वहाँ तक ले जा सकती हूँ। दूर स्टेज की जानिब उंगली से इशारा किया गया। फैला दूँ मैं, क्योंकि जिस ख़ानदान से वो हैं अमल भी उसी ख़ानदान की पैदावार है।
क्यों, क्या ऐसा नहीं है? आखिर में मज़े से भवें उचकाकर पूछा तो हाशिम ने दांत जमा लिए। ये ज़रा जितनी लड़की, मगर वो क्या है ना हाशिम भाई, मुझे कोई शौक नहीं ज़मीन में फसाद फैलाने का। ये काम आपके घर की ख़वातीन को ही मुबारक हो। हाशिम का चेहरा हद तक से सुर्ख हुआ था। तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है लड़की कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अभी तुम जानती नहीं हो मुझे। आपको कौन नहीं जानता हाशिम भाई? वो एक लम्हे को मुस्कुराए। मगर शायद अभी आप वली को नहीं जानते। अगर बाबा को किसी भी किस्म की तकलीफ़ आपने मेरे ज़रिए या फिर किसी के भी ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की ना, जो हाल अभी नफीस का है ना, कल को आपका भी होगा। यहाँ उंगली उठाने से पहले अपने बारे में 100 दफ़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि वली अहमद का तो फिर आपको पता ही है। अगर आइंदा आपने किसी भी तरह से मुझे हरासा करने की कोशिश की ना, तो मैं इतनी नर्म सी तंबी आगे से हरगिज़ भी नहीं करूँगी, समझे आप? बहुत बरहमी से कहकर उसने अपना सरापा फेरा था। हाशिम साकित सा बुत बना उसकी पुश्त देखे गया। उसे आज अंदाज़ा हुआ था कि अमल ज़मान किस शय का नाम है। कई दिन की गैर हाज़िरी के बाद वली आज हवेली आया था, मगर उसका लिबास कहीं से भी थका थकाया नहीं लग रहा था। बहुत निखरा निखरा सा सफ़ेद लिबास में मलबूस वो लॉन की नरम सी धूप में चलता हवेली के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। ज़मान और बीजान लॉन में सुबह की धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वो अपने कदम फेर कर उधर ही चला आया। अस्सलामुअलैकुम, उसने सलाम करते ही ज़मान के साथ वाली कुर्सी संभाली। वालेकुम अस्सलाम, काम हो गया तुम्हारा? ज़मान ने आराम से पूछा। वो उन्हें पहले ही मुतमईन कर चुका था। बीजान उसके लिए चाय बनाने लगी। जी सरदार बाबा, काम हो गया। सॉरी, आपको पहले नहीं बता सका। दरअसल इतनी अचानक काम आन पड़ा कि मुझे मौका ही नहीं मिला आपको आगाह करने का। उसने मुस्कुराकर चाय का कप बीजान के हाथ से ले लिया। इस लड़के को आपने बिगाड़ा है ज़मान। देखें ज़रा इसे, 24 में से 25 घंटे काम करता रहता है, खुद का कोई होश नहीं है इसे। ना मैं पूछती हूँ कि सारी ज़िंदगी क्या बस इस काम के सहारे गुजारनी है तुमने? उनकी नर्म सी खफगी पर ज़मान मुस्कुरा रहे थे और वली एक बार फिर से उन्हें समझाने में हल्कान होने लगा। बीजान, मैं रखता हूँ ना अपना ख्याल। देखें बिल्कुल ठीक ठाक तो लग रहा हूँ। एक नज़र खुद की जानिब इशारा करके कहा तो बीजान की खफगी ज़रा सिमटी। मैं तुम्हारे इस ख्याल की बात नहीं कर रही वली। शादी कब करोगे? देखो बख्तियार और निसार खुश हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में। कल को उनकी औलादें हो जाएंगी तो किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। सब अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे और तुम तन्हा रह जाओगे। शादी कर लो बच्चे, क्यों जुल्म करते हो खुद के साथ? वो एक पल को खामोश सा हो गया। बख्तियार और निसार की ज़िंदगियों का भला उसकी ज़िंदगी से क्या मुकाबला था? वो दोनों बाइज्जत तरीके से इस मुआशरे में पैदा हुए थे। बचपन से लेकर आज तक जिस इज्जत से दुनिया उनको देखती आई थी, वली कितनी भी कोशिशें कर लेता वो ये इज्जत नहीं पा सकता था, कभी भी नहीं। उसने हल्का सा मुस्कुराकर बीजान को देखा। क्या फ़र्क पड़ता है बीजान, वो दोनों खुश हैं अपनी ज़िंदगियों में, खुश ही रहें। लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। कोई मसला नहीं है बीजान, लेकिन मैं किसी और की ज़िंदगी को अजाब में नहीं डालना चाहता। वो आएगी, मेरे साथ रह लेगी, मगर मेरी ज़िंदगी में खड़े मसलों से शायद जल्द उकता कर भाग जाए। ऐसे में बेहतर नहीं कि मैं इस सारे किस्से को शुरू ही ना करूं। उसकी बात पर ज़मान संजीदगी से सीधे होकर बैठे। देखो वली, ना तो तुम वो हो और अब ना ही यहाँ के लोग वैसे हैं। अब तुम भी बदल गए हो और ये लोग भी। अब वैसी सोच किसी की भी नहीं रही। तुम कहो किसी को पसंद करते हो, कोई है जो तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सारे मसलों को वो सुलझा ले, तुम्हें संवार दे? कोई ना कोई तो होगी वली। निस्वारी आंखों के कांच में हल्की सी सुर्खी उभरने लगी। ऐसे सांचे पर तो बस एक ही परी याद आती थी, मगर नहीं, वो उसकी ज़िंदगी को अजाब नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं। ऐसी कोई नहीं है सरदार बाबा, आप दोनों का ख्याल रखूँगा मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने मुस्कुरा कर कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। आप दोनों का साथ मेरे लिए हर साथ से ज़्यादा अजीज़ है। बस अब आप दोनों परेशान नहीं हो, मैं चलता हूँ। और फिर वो आगे बढ़ गया। ज़मान और बीजान पीछे तन्हा रह गए। ये ऐसा क्यों करता है हमेशा ज़मान? क्यों अपने हिस्से की खुशियाँ लेने की कोशिश नहीं करता है ये? बीजान की आंखों में पानी चमक रहा था। ज़मान ने गहरा सांस लिया। मुझे नहीं पता ज़मानी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वली को बिल्कुल भी नहीं जानता। वो क्या सोचता है, क्या करता रहता है, मामलात को कैसे हैंडल करता है, कभी कभी मुझे वो वाकई अजनबी लगता है। दूर जाते वली को देखते ज़मान ने बहुत आहिस्ता से कहा। बीजान ने ठंडी सी आह भरी। वो अब दोनों दूर जाते वली को यासियत से देख रहे थे। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो चेहरा जो कुछ देर पहले बहुत नरम गर्म से तासुरात से सजा था, यकदम स्पाट हो गया, पत्थर जैसा साफ। उसने कमरे में दाखिल होकर सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की शीशी उठाई और फिर बाहर आकर किचन के बाहर पड़े डस्टबिन में फेंक दी।
दोबारा कमरे में आकर कीचेन को उसने एक पल के लिए हाथ में लेकर देखा, फिर उसे मुट्ठी में कैद करके अपनी जेब में डाल दिया। उसकी कोई एक चीज़ तो पास होनी चाहिए, नहीं तो वो सांस कैसे लेगा। ख्यालात से बचने के लिए उसने कदम वॉशरूम की जानिब बढ़ाए। वॉश बेसन से ठंडे याक पानी के छींटे मुंह पर मारे और फिर झुककर बेसन के किनारों को थामा। एक पल को चेहरा उठाकर खुद को आईने में देखा। हल्के से गीले बाल माथे पर पड़े थे और निस्वारी आंखें हल्की सी सुर्खी के ज़ेरे असर चमक रही थी। उसने चंद लम्हों को आंखें मूंद कर जलती रूह को सहारा दिया, फिर स्टैंड से तौलिया खींचता बाहर की जानिब बढ़ गया। अमल उसी पल कमरे से बाहर निकलकर जीने उतर रही थी। उसने सादा सी कमीज शलवार पर शॉल खुद के गर्द लपेट रखी थी। ढीले से बंधे बाल कमर पर बिखरे थे और अंदाज ऐसा था कि अभी भी सो कर उठी हो। किचन की उठा पटक देखकर वो उधर ही चली आई। नूरा और शकीला दोनों काम में मसरूफ़ थीं। उसे देखकर नूरा उसके पास चली आई। बीबी नाश्ता करेंगी? हाँ, बस चाय दे दो, अभी नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा, उसने कहा और फिर एक तरफ लगी कुर्सियों पर जा बैठी। बीबी जी को चाय मैं दे दूंगी नूरा, तू जाकर बाहर डस्टबिन खाली करा, फिर कचरा उठाने वाला चला जाएगा तो कल की तरह कचरा आज भी यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ तुम जाओ नूरा, पहले ये काम कर लो। उसने सर हिलाकर इजाज़त दी तो वो बाहर की जानिब बढ़ गई। शकीला ने जल्दी जल्दी चाय बनाकर उसके सामने रखी तो उसकी सोचती नज़रों ने चाय को देखा। बीबी, ये किसी ने कचरे में फेंक दी थी शायद गलती से। कुछ देर बाद नूरा हाथ में कुछ लिए अंदर आई तो उसने ऐसे ही रुख फेर कर देख लिया और वो पत्थर की हो गई। कासनी रंग के स्याल से भरी शीशी। कुछ देर वो वैसे ही सकते में बैठी रही और फिर एकदम उठी। नूरा के हाथ से शीशी झपटी और भागती हुई बाहर आई। शॉल एक जानिब से ढलक कर पीछे को गिर रही थी। बाल कमर पर किसी आबशार की तरह बहते जा रहे थे। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोला जो अपने स्टडी टेबल पर रखी किसी फाइल को झुक कर देख रहा था। अब एकदम से सीधा हुआ था। वो वहीं चंद पल दरवाजे में इस्तादा रही और फिर एकदम आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। जो उसके आनन फानन आने से अब तक नहीं संभला था, साकित रह गया। अमल तेज़ होते तनफ्फुस के साथ दांत पर दांत जमाए उसे देख रही थी। नफरत करती हूँ मैं आपसे वली अहमद। उसकी आंखों में जमा होते आंसू एकदम उसके चेहरे पर लुढ़के थे। गला मजीद आंसू रोकने की वजह से दुखने लगा और दिल तो गोया अंदर तक की बर्छी ने जख्मी कर दिया था। वली ने अपना चेहरा उसकी जानिब घुमाया। वो जोर से एक हाथ में शीशी को कैद किए हुए थी और दूसरे हाथ की मुट्ठी को बंद कर रखा था जो वली को थप्पड़ मारने के बाद सुर पड़ रहा था। नफरत करती हूँ मैं आपसे वली, बहुत नफरत करती हूँ मैं आपसे। सुना आपने? आखिर में चिल्ला कर कहा तो वली ने उसकी शहद रंग आंखों को बेरहमी से देखा। करें, शौक से करें नफरत, मोहब्बत करने को मैंने आपसे कभी कहा भी नहीं था। उसकी धीमी सी आवाज़ बहुत सर थी, अमल की हड्डियों तक को जमा देने वाली। आप किसी चीज़ के काबिल ही नहीं थे वली, आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं थे। मैंने गलती कर दी, मैंने गलती की आपको सबसे अलग समझकर। आप भी सब जैसे ही हैं वली, आप भी उतने ही पत्थर दिल और बेरहम हैं जैसे इस ख़ानदान के सब मर्द हैं। मगर अब बस, उसने बहते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा। वली वैसे ही साकित सा उसे देखेगा। अब बहुत हो गया, अमल ने बहुत खुद को गिरा लिया, मगर अब बस, अब अमल किसी के लिए नहीं झुकेगी। अब मैं किसी के लिए भी नहीं रोऊंगी, कभी भी नहीं। उसकी आवाज़ आखिर में लरज़ गई। आंखों से बहते आंसू अब तेज़ी से गर्दन के साथ लुढ़क रहे थे। अगर आइंदा आपने मेरे लिए कभी भी फिक्रमंदी दिखाई तो आपकी जान ले लूँगी वली। आज से अमल ज़मान मर गई आपके लिए, मर गई हूँ मैं आपके लिए आज से। ये सिर्फ एक तोहफे का दुख नहीं था जो उसे इतना रुला रहा था, ये तो कई सालों के जमे जख्म थे। जो अब वली की बेतनाई की हिद्दत से पिघल कर उसकी आंखों के रास्ते बाहर को आ रहे थे। मगर दूसरी जानिब खड़ा वली वैसे ही खड़ा रहा, बिना किसी तासुर के, बिना किसी शनासाई के। अजनबी सा चेहरा लिए। आज से उसने अमल को खुद के लिए अजनबी कर लिया था। वो नफरत से उसे देखती आंसू रगड़ती बाहर को भागी। शॉल अब पूरी ढलकी ज़मीन को छू रही थी। उसने बाहर निकलकर शीशी को डस्टबिन में फेंका और ऊपर भागती गई। नूरा और शकीला किचन के दरवाजे में खड़ी बेयकीनी से उसे ऊपर जाता देख रही थी। उसने आराम से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर स्टडी टेबल तक चला आया। वो इस सब के लिए पहले से तैयार था। उसे अमल को खुद से बदजन करना था और उसने कर दिया था। गुड। खुद को शाबाशी देता वह फिर से स्टडी टेबल पर रखी फाइल को झुक कर देख रहा था। दूसरी जानिब अमल अब तक दरवाजे से लगी रो रही थी। उसका दिल जो बहुत सी बातों पर पहले ही जख्मी था, अब दर्द से फटने लगा। फिर वो दरवाजे से लगकर बैठती चली गई। आंसू बहुत तेज़ी से गिर रहे थे और हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी।
3 रातें कब उस लड़की की मजाल के मेरे सामने ज़ुबान चला सके, और वो भी उस वली के लिए। बड़ा नाज है ना उसे वली पर। देखते हैं कि ये नाज कब और कितने दिनों तक कायम रहता है। वो और वली। उसने सुलगते वजूद को स्याही में डूबी खिड़की की जानिब फेरा। बाहर दूर दूर तक फैले सब्ज़ाज़ार पर खामोशी छाई हुई थी। उसे तो मैं देख लूँगा, ऐसी जगह ज़रब लगाऊंगा कि सारी ज़िंदगी अपने ज़ख्म सहलाता रहेगा, मगर उसे कभी सुकून नहीं आएगा। एक सिगरेट सुलगाकर उसने लबों से लगाई और फिर हवा में गायब होते धुएं को सोचती निगाहों से देखे क्या। देख लूँगा मैं हर एक को। ज़रा से ताल्लुकात क्या आ गए, ये लोग दुश्मनी के मुकाबले पर अपने बराबर समझने लगे मुझे। अभी जानते नहीं हाशिम हुसैन को खाक ना कर दिया तो हाशिम नाम नहीं मेरा। उसने सर झटका था, फिर 2 उंगलियों में सिगरेट फंसाकर कमीज़ की जेब से मोबाइल निकाला, चंद बटन दबाए और फ़ोन को कान से लगाकर वो सब्ज़ाज़ार की मुहिब तारीकी को देखता रहा। हसन शाह, तुम्हारी ताख़ीर मेरी समझ में हरगिज़ नहीं आ रही, लेकिन अब बहुत हुआ। अब हाशिम अपने मामलात खुद तय करेगा। तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे, कहकर उसने आगे वाले की बात सुने बगैर ही फ़ोन ठक से बंद किया। और फिर कुछ सोचकर उसने एक और नंबर डायल किया। राजा, सरदारपुर वाले कबाड़ खाने को तैयार रखो, कुछ दिनों में एक लड़की को वहाँ लाकर डालना है। और हाँ, ज़फ़र से कहो तैयार है, माल बिल्कुल उसके हिसाब का है। आगे वाले की चंद पल सुनने के बाद उसने फ़ोन कान से हटाया और फिर सिगरेट का एक भरपूर कश लेता धुआं फिज़ा में छोड़ने लगा। जहर कतरा कतरा उसके अंदर उतरता जा रहा था। दूसरी जानिब इस सारे किस्से से बेखबर वली डेरे पर रात की तारीकी में काम कर रहा था। उसे जब पता चला था कि हाशिम उसकी कमज़ोरी जानता है, तब से उसे एक पल भी चैन मुयस्सर नहीं आया था। फिर उसने तमाम तर खदशात को बार बार झटकते काम पर तवज्जो देने की कोशिश की, और वो दे रहा था। हाँ, बस काम पर। अपनी और हवेली वालों की ज़िंदगियाँ हाशिम और हुसैन जैसे नासूरों से पाक करने वाले काम पर। यकायक उसका फ़ोन बजा तो उसने टेबल पर धरी बहुत सी फाइल्स के ऊपर हाथ मारा। उसका फ़ोन किसी फाइल के नीचे दबा था। एक फ़ाइल को हटाकर देखा तो जलती बुझती स्क्रीन पर हसन शाह का नाम, वो भी रात के उस पहर। देख उसके माथे के बलों में इजाफा हुआ। कहें सर, बहुत आहिस्तगी से कहकर उसने सीट की पुश से टेक लगाई। हाशिम ने मुझसे राब्ता मुनक़ता कर दिया है वली। अगली बात सुनने के बाद वो एकदम सीधा हो बैठा। एक ही तो सुकून था उसे कि हाशिम जो भी करेगा कम अज़ कम उसके इल्म उसे हसन के ज़रिए होता रहेगा। मगर जो उस वक्त हसन कह रहे थे वो बहुत अलार्मिंग था। क्या मतलब? क्या उसे शक हो गया? शायद, क्योंकि मेरी ताक़ीर के बाइस ज़ाहिर है उसने कुछ ना कुछ तो अख़ज़ किया ही होगा। मगर खैर, अब तुम्हें बहुत बहुत मोहतात रहना है वली, क्योंकि अब मैं दरमियान में नहीं हूँ। अब हाशिम पर तुमने बराह रास्त चेक रखना होगा, और अगर उसे भिनक भी पड़ गई ना तुम्हारे इस चेक की तो बहुत बुरा होगा। उसकी परेशानियाँ सिवा होती जा रही थी। मगर मैं ख्याल रखूँगा सर, मगर आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और असगर से भी कहें कि मोहतात रहे, क्योंकि हाशिम से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। मेरी फ़िक्र छोड़ दो तुम बस अपना और हवेली वालों का ख्याल रखो। और हाँ, वो जो लड़का है मोहसिन, वो जो डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, उसे कहो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि हाशिम अभी तुम्हारे आसपास काम करते हर बंदे का ताल्लुक खुद से जोड़ेगा, और गद्दारी को सूंघना उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। उसने चंद पल के लिए आंखें बंद की। सब कुछ उल्टा होता जा रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ सब कुछ, लेकिन सर, क्या कभी ऐसा हुआ कि हाशिम ने जिस चीज़ का इरादा और उसे ना कर पाया हो? उसका सवाल बहुत अजीब सा था। मगर हसन शाह ने दूसरी जानिब गहरा सांस भरा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाशिम ने कोई मंसूबाबंदी की हो और वो मंसूबा उस पर उल्टा पड़ गया हो। वो एक बहुत ही घाक और बारीक बीन सा आदमी है। कभी भी किसी छोटी से छोटी बात को नज़रअंदाज नहीं करता वो। और एक बात मेरी कभी मत भूलना कि तुम हाशिम के मुकाबले पर हो, कभी भी नहीं। उसे हल्का लेने वालों ने हमेशा ही नुकसान उठाया है वली। उनकी आवाज़ में ऐसी सर्द मोरी थी कि उसकी हड्डियों में बर्फ़ पिघलने लगी। तनफ़ुस तेज़ हुआ। क्या हाशिम की कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है सर कि मैं उसे दबोच सकूं? उसने थक हार कर एक बार फिर कुर्सी की पुश से टेक लगाई। कमज़ोरी होती है वली, हर एक की होती है। जानते हो बड़े बड़े खुदाई का दावा करने वालों को ज़वाल कैसे आया? रात की स्याही में हसन की आवाज़ घुलने लगी थी। उनकी अपनी गलत कारियों की वजह से उनके अपने तकब्बुर और घमंड ने उन्हें तख्त से तख्ते तक पहुंचाया। जो जितना गलत है और जितना बड़ा जालिम होता है ना वली,
खुदा उसे उतनी हकीर शय से मौत दिया करता है। ये खुदा की ज़मीन है और उसकी नज़रें ना जालिम से हटती हैं और ना मज़लूम से। तुम इस कहानी के सबसे मज़लूम किरदार हो वली, और हाशिम के सामने एक इंतहाई कमज़ोर से दुश्मन, मगर अपनी ताकत मत भूलना। अगर तुम मस्जिद के बाहर टहलते कुत्तों से बच गए, अगर तुम कबाड़ खाने में सारी रात एक जानवर से मुकाबले पर जीत गए, और अगर तुमने वो स्याह सुरंग सरवाइव कर ली थी, तो तुमसे बड़ा सख्त जान और तुमसे बड़ा सर्वाइवर इस ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें हाशिम से जीतना होगा, हर कीमत पर, हर हाल में। उनके चंद जुमलों ने जैसे उसके अंदर फैली बेचैनी को यकदम से सल्ब किया था। खामोश, एक लम्हे को सारी कायनात खामोश हो गई। उसने आहिस्ता से फ़ोन कान से हटाया और फिर सामने टेबल पर रख दिया। हाँ, वो ये कैसे भूल गया था कि वो इस कहानी का सबसे बड़ा सर्वाइवर है। वो बच गया था और उसे यहाँ से भी बचना होगा। रात की स्याही में एक बार फिर काफूर की बू तहलील होने लगी।